अच्छा, कभी सोचा है कि कोई भी चीज बनती कैसे है? चाहे वो खेत में उगी कोई फसल हो या हमारे हाथ में रखा स्मार्टफोन। आज हम इसी पहेली को सुलझाने के लिए पालमपुर नाम के एक गांव की कहानी देखेंगे और समझेंगे कि असल में प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे ही हम प्रोडक्शन या अर्थव्यवस्था जैसे शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की तस्वीरें आती हैं। लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था की असली बुनियाद को समझने के लिए हमें इस सारी चकाचौंध से दूर एक बहुत ही साधारण सी जगह पर ध्यान देना होगा। तो आज हम पालमपुर गांव के जरिए प्रोडक्शन के सबसे बेसिक प्रिंसिपल्स को समझेंगे। तो चलिए चलते हैं पालमपुर। अब पहली नज़र में तो ये एक आम सा गांव ही लगेगा, पर यकीन मानिए इसकी बनावट में ही प्रोडक्शन के सारे राज छुपे हुए हैं। पालमपुर कोई पिछड़ा हुआ गांव नहीं है, बल्कि काफी अच्छी तरह से बसा हुआ है। यहाँ पक्की सड़कें हैं जो इसे आसपास के कस्बों से जोड़ती हैं। घरों और खेतों दोनों जगह बिजली है, और तो और बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल और सेहत के लिए एक हेल्थ सेंटर भी है। मतलब एक आत्मनिर्भर कम्युनिटी का ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। और इस गांव में रहते हैं करीब 450 परिवार। यही वो लोग हैं जो साथ मिलकर पालमपुर की पूरी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। तो फिर सवाल ये है कि ये पूरा गांव मिलकर आखिर चीजें बनाता कैसे है, मतलब प्रोडक्शन होता कैसे है। चलिए अब उन जरूरी चीजों को समझते हैं जो इस गांव की इकोनॉमी की जान है। अच्छा, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को समझने के लिए हमें उसके बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखना होगा। तो शुरुआत करते हैं दो सबसे बुनियादी चीजों से। प्रोडक्शन का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी फैक्टर है वो है भूमि, यानी लैंड। अब यहाँ भूमि का मतलब सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। इसका मतलब है नेचर से मिलने वाले सारे तोहफे, जैसे पानी, जंगल, खनिज, ये सब। अगर हम पालमपुर की बात करें तो यहाँ भूमि का मतलब है वो उपजाऊ खेत जिस पर खेती होती है, ट्यूबवेल से मिलने वाला पानी जिससे सिंचाई होती है, और आसपास के जंगल। इन नेचुरल रिसोर्सेज के बिना तो कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, है ना? ठीक है, तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज तो आ गए, लेकिन अब हमें उन लोगों की भी तो जरूरत है जो इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा फैक्टर, श्रम यानी लेबर। पालमपुर में हमें दोनों तरह का श्रम देखने को मिलता है। एक तरफ है किसान जो खेतों में मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, ये हुआ फिजिकल लेबर। और दूसरी तरफ है स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर, ये हुआ मेंटल लेबर। किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए ये दोनों ही तरह की मेहनत बहुत जरूरी होती है। तो हमारे पास जमीन है और मेहनत करने वाले लोग भी हैं, पर क्या बस इतना काफी है? नहीं, प्रोडक्शन को और बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ टूल्स और रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती है। चलिए अब तीसरे जरूरी फैक्टर को समझते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे कहते हैं फिजिकल कैपिटल। आसान शब्दों में कहें तो ये वो सारी इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं जिन्हें हम प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मशीनें, बिल्डिंग्स, औजार, ये सब कुछ। अब देखिए, फिजिकल कैपिटल भी दो तरह की होती हैं। पहली है फिक्स्ड कैपिटल यानी स्थिर पूंजी। इसमें वो चीजें आती हैं जिन्हें हम सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक ट्रैक्टर हो गया या फिर स्कूल की बिल्डिंग। और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी। इसमें आता है कच्चा माल और कैश, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में ही इस्तेमाल होकर खत्म हो जाता है, जैसे बीज या फिर मजदूरों को देने के लिए पैसा। तो अब हमारे पास क्या क्या है? जमीन, लोग और मशीनें। लेकिन इन तीनों को एक साथ लाने के लिए, इनसे कुछ काम का बनवाने के लिए एक और चीज चाहिए, एक ऐसा फैक्टर जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और ये चौथा और शायद सबसे जरूरी फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल। ये वो ज्ञान है, वो स्किल है, वो आइडिया है जो बाकी सारे रिसोर्सेज को एक साथ जोड़कर प्रोडक्शन को मुमकिन बनाता है। सोचकर देखिए, इसके बिना तो सबसे अच्छी मशीनें भी कबाड़ हैं और सबसे उपजाऊ जमीन भी बंजरी रह जाएगी। सही कहा गया है, ये वो चीज है जो रिसोर्सेज को रिजल्ट्स में बदल देती है। तो पालमपुर की इस कहानी में हमने प्रोडक्शन के सारे जरूरी हिस्सों को एक एक करके समझ लिया है। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखने का। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आए, ये कि किसी भी चीज को बनाने के लिए, चाहे वो कोई सामान हो या कोई सर्विस, हमें इन 4 फैक्टर्स की जरूरत पड़ती ही है: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल।
ये समझिए कि प्रोडक्शन का यूनिवर्सल फॉर्मूला है। और यह फॉर्मूला सिर्फ पालमपुर जैसे गांव तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, एक लेटेस्ट स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी को भी तो इन्हीं 4 चीजों की जरूरत होती है। फैक्ट्री के लिए जमीन यानी लैंड, इंजीनियर्स की दिमागी मेहनत यानी लेबर, एडवांस्ड मशीनें यानी फिजिकल कैपिटल, और इन सबको एक साथ लाने वाला वो इनोवेटिव आइडिया यानी ह्यूमन कैपिटल। तो सबसे पहले एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे। एक किसान जो फसल उगाता है, उसके लिए सबसे जरूरी फसल पूंजी यानी कि कैपिटल क्यों हो सकती है? इसी सवाल के इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी। और इस सवाल का जवाब छिपा है छोटे और बड़े किसानों के बीच के एक बहुत बड़े फर्क में। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है छोटे किसान जिन्हें बीज और खाद जैसी एकदम बेसिक चीजों के लिए भी उधार लेना पड़ता है, और दूसरी तरफ बड़े किसान हैं जो अपनी ही सेविंग से, अपनी ही बचत से काम चलाते हैं। बस यहीं से खेल पूरी तरह बदल जाता है। तो चलिए सबसे पहले छोटे किसान की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि वो किस मुश्किल में फंसे हैं। ये कहानी है ऊंचे ब्याज वाले कर्ज के जाल की। सविता की कहानी इस दर्द को, इस संघर्ष को बिल्कुल सामने ला देती है। वो कहती हैं, मुझे पैसे उधार लेने पड़े और अब उस कर्ज को चुकाने के लिए साहूकार के यहाँ काम भी करना पड़ता है। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हमारे देश के लाखों किसानों की असलियत है। और अब जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सच में चौंकाने वाला है। 24%। जी हां, 24%। ये वो ब्याज दर है जिस पर सविता को कर्ज मिला था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी ऊंची दर पर लिया गया कर्ज चुकाना कितना मुश्किल होता होगा। यह सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक ऐसा बोझ है जो इंसान को दबा देता है। और इसी सिचुएशन को, इसी हालत को अर्थशास्त्री कहते हैं कर्ज का जाल या डेट ट्रैप। मतलब एक ऐसा चक्कर जिसमें एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ता है और फिर उस दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा, और इस जाल से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये तो हुई छोटे किसान की कहानी। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए समझते हैं कि जिसके पास पूंजी है, यानी जो बड़ा किसान है, उसकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। एक छोटा किसान जो भी उगाता है, उसका 90% हिस्सा तो उसके अपने परिवार के खाने पीने में ही चला जाता है। बाजार में बेचने के लिए बचता है सिर्फ 10%। अब आप ही बताइए, इतनी सी बचत में वो आगे के लिए इन्वेस्ट कहां से करेगा, कैसे करेगा? लेकिन बड़े किसान के साथ कहानी बिल्कुल उल्टी है। वो एक ग्रोथ का साइकिल बनाते हैं। देखिए, पहला कदम, बाजार में ढेर सारा सरप्लस यानी अतिरिक्त फसल बेचते हैं। दूसरा कदम, उससे होती है मोटी बचत। और तीसरा सबसे जरूरी कदम, उसी बचत को वापस खेती में लगा देते हैं नई पूंजी की तरह। यह तरक्की का एक सीधा साधा फॉर्मूला है। तो सवाल यह है कि ये जो सरप्लस है, ये जो अतिरिक्त पैसा है, ये असल में पावर कैसे बनता है? बड़े किसान इस पैसे से ट्रैक्टर जैसी नई मशीनें खरीदते हैं या फिर छोटे किसानों को ऊंचे ब्याज पर उधार देते हैं। और तो और इस पैसे से वो खेती के अलावा दूसरे बिजनेस भी शुरू कर पाते हैं। और यहीं से एक बहुत जरूरी बात निकल कर आती है, खेती के अलावा भी एक दुनिया है। चलिए अब ये देखते हैं कि गांव में रहने वाले लोगों के लिए खेती के अलावा दूसरे काम करना, जिसे हम नॉन फार्म एक्टिविटीज कहते हैं, वो क्यों इतना जरूरी हो जाता है। ये चार्ट हमें आज की हकीकत दिखाता है। देखिए, आज भी गांव की 75% आबादी खेती पर ही निर्भर है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये 25% है। 1/4 लोग ऐसे हैं जो खेती के अलावा दूसरे कामों से अपना घर चला रहे हैं। तो ये नॉन फार्म काम, ये गैर कृषि काम आखिर हैं क्या? मतलब लोग करते क्या हैं? यहां देखिए कुछ उदाहरण हैं, जैसे डेयरी का काम, पास के शहरों में दूध बेचना, या फिर छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जैसे गुड़ बनाने का काम। कुछ लोग अपनी दुकानें खोल लेते हैं और कुछ ट्रांसपोर्ट के काम में लग जाते हैं, जैसे रिक्शा चलाना या ट्रक चलाना। ये सारे काम मिलकर खेती पर जो बोझ है उसे कम करते हैं। चलिए अब एक पॉजिटिव कहानी की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसी कहानी जो उम्मीद देती है। ये कहानी है किशोरा की, और ये हमें दिखाएगी कि कैसे खेती के अलावा दूसरे काम करके कोई अपनी किस्मत बदल सकता है। किशोरा की जर्नी देखी। उसने शुरुआत की थी एक खेत मजदूर के तौर पर। फिर उसने हिम्मत करके बैंक से लोन लिया। उस लोन से उसने एक भैंस खरीदी और दूध का बिजनेस शुरू किया। और वो यहीं नहीं रुका, इसके बाद उसने एक गाड़ी भी खरीद ली और ट्रांसपोर्ट का काम भी शुरू कर दिया।
ये होती है तरक्की की कहानी, एक मजदूर से एक एंटरप्रेन्योर बनने तक का सफर। तो हमने 2 किसानों की कहानी देखी, कुछ आंकड़े देखे, किशोरा की सक्सेस स्टोरी भी देखी। इन सब से हमें क्या समझ में आया? चलिए अब पूरी बात को समेटते हैं और देखते हैं कि रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास के लिए सबसे जरूरी बातें क्या हैं। तो इस पूरी चर्चा के की टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, खेती में जमीन फिक्स्ड है, वो बढ़ नहीं सकती। दूसरी, पूंजी की कमी यानी पैसे की कमी छोटे किसानों को गरीबी के जाल में फंसा कर रखती है। तीसरी, जमीन का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, खेती पर से प्रेशर कम करने के लिए नॉन फार्म एक्टिविटीज का होना बहुत बहुत जरूरी है। तो हम आज के इस बातचीत को इसी सवाल पर छोड़ते हैं कि एक ज्यादा मजबूत, एक ज्यादा रिजिलिएंट रूरल इकोनॉमी बनाने के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। इस पर सोचिएगा जरूर। और हाँ, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स तक ऐसी ही आसान भाषा में अच्छे नोट्स और एक्सप्लेनेशंस पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।